अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक से टूल्स देखे थे, जैसे कि अगर आपको लाइंस यूज करनी होगी तो आप लाइंस चला सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर अगर आप पॉली लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप पॉली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं सर्कल, या फिर अगर आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बेसिक टूल्स थे। अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, पॉली लाइन ड्रॉ करना है, तो ये कुछ बेसिक्स है। आज हम बेसिकली उसी को थोड़ा सा और एडवांस के अंदर लेकर चलेंगे और कुछ ड्रॉ करके देखेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज डिजाइन करनी हो या किसी भी तरीके से कोई काम करना हो तो हम उसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेन चीज आपके पास ड्राइंग नहीं है, मेन चीज आपके उस ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन होगी। क्योंकि ऑटोकैड के अंदर में स्टार्टिंग बात की, ऑटोकैड बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है इस हिसाब से, क्योंकि ऑटोकैड में टूल्स नहीं है। सारा खेल इसकी मॉडिफिकेशन का होगा कि आप उन टूल्स को काट पीट कर क्या बना सकते हैं। सही है। टूल्स की हमने बात की तो यही टूल्स हैं जो चार पांच ड्रॉ करके हम देखा कि हम लाइन बना सकते हैं, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, खत्म। टूल्स ही खत्म ऑटोकैड के अंदर, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इनके अंदर से फिर आप जब मिला जुला के चीजें बनाना शुरू करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं। यहां तक कि हमने कहा हर तरह की फील्ड की चीजें, जैसे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का कोई काम है, या मैकेनिकल का कोई काम है, सिविल का कोई काम है, या फिर ऑटोमोबाइल का काम है, प्लम्बरिंग का काम है, या जितनी भी तरह की चीजें होती हैं जहां ड्राफ्टिंग होती है, उन सारी चीजों को आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं सिर्फ इन चार पांच टूल्स को यूज करते हो। अच्छा, ये चार पांच नहीं है, इनके अंदर फिर सर्कल की भी टाइप्स होती हैं कि हमें सर्कल रेडियस वाला चाहिए, डायमीटर चाहिए, या हम 2 पॉइंट्स के दरमियान अपना सर्कल बनाना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी होगा देखते जाएंगे आगे चलकर अपने ऑप्शंस के अंदर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी मॉडिफिकेशन के अंदर के कुछ बेसिक टूल्स वगैरह से। जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, अब ये जो सर्कल मैंने यहाँ बनाया, अगर मुझे यहाँ नहीं चाहिए और मैं उसको मूव करना चाह रहा हूँ तो आप मूव पर क्लिक करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ से यहाँ मूव कर दें। दूसरा, अब अगर आप उस ऑप्शन के अंदर कोई भी दूसरी कोई चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं किसी भी तरह की या कुछ भी, तो आप उस चीजों को एडजस्ट करने के लिए अब दो तीन चीजें, पहला आपके पास टूल्स मौजूद होते हैं, दूसरा उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ कमांड्स, और वो टूल कैसे काम करते हैं। पहली चीज अगर हमने बात की तो हमारे पास एक टूल मौजूद है, रोटेट। सही है, हमारा टूल मौजूद है रोटेट। इस्तेमाल करने के लिए अगर आप कीबोर्ड से कमांड्स का मतलब वो चीजें जो हम कीबोर्ड से करने वाले हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे आर ओ और साथ में प्रेस करेंगे स्पेस। हमने कहा तीन बटन से काम कर सकते हैं। आप स्पेस दबा सकते हैं, या फिर एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक का बटन दबा सकते हैं। ये तीनों बटन सेम काम करते हैं। आपको जो ज्यादा, अगर आपको लगता है कीबोर्ड से एंटर ज्यादा इजी रहेगा, या स्पेस बार का बटन ज्यादा इजी रहेगा, या माउस का राइट क्लिक ज्यादा इजी रहेगा, तो आप इनमें से जो दबाना है दबा दें। मैं ज्यादातर स्पेस यूज करता हूँ इसलिए मैं स्पेस लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, जो यूज करना होगा कर लेंगे। रोटेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अपने ऑप्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ मसला आपके पास होगा वो ये कि आपको ये बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेट कहाँ से होगा। जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन को रोटेट करना चाह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट रोटेट हो जाए, या फिर ये फ्लिप हो जाए हमारे ऑप्शन से, या इस तरह की कोई भी चीज, तो आपने प्रेस करना है आर ओ, और आर ओ से आपका रोटेट खुल जाएगा। या फिर हमने कहा कि आप रोटेट, अब इन दोनों में फर्क क्या है। जब मैं आर ओ प्रेस करता हूं तो अभी कमांड एक्टिव नहीं हुई है, आपको एक्टिव करने के लिए एक स्पेस दबाना पड़ेगा। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्लिक करने से आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है, तो एक स्पेस बच जाता है यहाँ क्लिक करने से। लेकिन और आप अगर आप कमांड से करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस दबाना पड़ेगा। तो पहली चीज आर ओ स्पेस, जैसे हम स्पेस दबाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हमें बताता है, देखें यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तब भी बताएगा, आर ओ प्रेस कर स्पेस दबाएंगे तब भी बताएगा। क्या बता रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिस चीज को रोटेट करना है। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स कह रहा है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी ये वाला ऑब्जेक्ट रोटेट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। जब आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो वो नीचे आपको बता रहा है कि वन ऑब्जेक्ट फाउंड हो चुका है, यानी सिलेक्ट हो चुका है। कंफर्म करने के लिए अगर आपको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वो कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट फाउंड हो चुके हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने क्लिक कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट फाउंड हो चुके हैं, टोटल 3 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। या फिर मैंने यहां से आकर सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए तो उसने कहा टोटल हमारे पास 5 अभी हमने फाउंड किए, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं जिसको मैं रोटेट करने जा रहा हूं। तो आप डिफाइन करते रहेंगे, आर ओ रोटेट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कंफर्म करने के लिए स्पेस दबा देंगे। अब इसके बाद कोई चीज सिलेक्ट नहीं होगी। ये जो स्पेस हमने दबाया, सिलेक्शन का मोड खत्म हो गया। अब वो आपसे कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये कह रहा है, लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब हमें पिक कहां से करना है।
देखिए हम जहां से पिक करेंगे ऑब्जेक्ट वहां से रोटेट होगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट फिक्स रखना है तो मैं यहां से पकड़ूंगा, अब रोटेशन यहां से होगी। अच्छा, जितना हम करीब से रखेंगे उतना रोटेशन खराब होती है, और जितना आप दूर से रखेंगे उतना आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ, यानी कि माउस को कर्सर दूर लेके जाना है, उतना आप बिल्कुल स्लोली और स्मूथली तौर से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और जितना आप करीब से करने की कोशिश करेंगे उतना आपकी जो रोटेशन होगी वो खराब होगी। तो अपनी मर्जी से रोटेशन, तो देखें ये है बेस पॉइंट। अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये मेरा बेस पॉइंट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये मेरा बेस पॉइंट हो जाएगा। तो हम अलग अलग एंगल से अपने ऑप्शन को रोटेट कर सकते हैं। आर ओ स्पेस, मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को घुमाया, मैंने कहा ये ऐसा होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट ड्रॉ करना चाह रहा हूं, मेरा ऑप्शन नहीं बन पा रहा, तो हम कीबोर्ड से ऑर्थो मोड एक्टिव कर देंगे, यानी कि कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करेंगे और मेरा ऑर्थो मोड एक्टिव हो जाएगा। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे काम करता है। या तो ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट खड़ा कर देगा या फिर सामने के एंगल पर इस्तेमाल कर देगा, लेकिन होगा ये 90 के एंगल पर, बीच का कोई दूसरा एंगल नहीं। तो इससे आपके पास एक चीज तो ये कॉमन होगी कि भाई परफेक्ट ड्रॉ होगा। मुझे अगर ये ऑप्शन इस रोटेशन पर नहीं चाहिए, आपने कहा आर ओ रोटेट, मैंने अपने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए स्पेस, और मैंने कहा यहां से मुझे ये ऑप्शन रोटेट करना है इस एंगल पर, तो मेरा ऑब्जेक्ट सही है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके पास रोटेट हो जाएंगे, इसमें कोई मसला। सही है। रोटेट करने के लिए आपको बेस पॉइंट डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा कि आपको कहां से रोटेट करना है। और अगर आप ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब हम किसी भी एंगल पर किसी भी तरीके से अपने ऑप्शन को रोटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। तीसरा ऑप्शन, अगर हम ट्रिम करना चाह रहे हैं, सही है, हमने लास्ट में वैसे इस टूल की बात की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, TR डबल स्पेस। सही है, ये याद रखें, हम TR स्पेस नहीं डबल स्पेस टाइप करेंगे। क्या फर्क होता है इन दोनों के अंदर? हाँ भाई, क्या फर्क था इन दोनों में? सिंगल स्पेस में और डबल स्पेस में क्या फर्क था? सही, अगर मैं यहाँ पे आगे करता हूँ TR और उसके बाद ट्रिम को एक्टिव कर लेता हूँ, तो वो हमसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्ट ऑल। सही, पिछली बार में कह रहा था सिर्फ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बार कह रहा है सारे सिलेक्ट कर लो। क्यों? अगर आपने जितने एरिया सिलेक्ट किए और स्पेस दबाया तो देखिए हम चीजों को काट सकते हैं कि भाई ये मुझे एरिया नहीं चाहिए, या फिर ये लाइन ज्यादा लग रही है, मुझे सिर्फ यहां तक की लाइन चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। या फिर ये लाइन ये वाली अच्छी नहीं लग रही, मुझे सिर्फ बीच वाला एरिया चाहिए था, मैंने डिलीट कर दिया। या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को भी काटना है, या फिर बीच में से भी काटना चाह रहा हूँ, या फिर ये वाला ऐसा भी काटना है, तो ये कर दिया हमने ट्रिम। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को काट दूं, ये इसको नहीं काटेगा। सही है, क्योंकि जब उसने कहा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उतने एरिया के अंदर आपके ऑब्जेक्ट डिलीट होंगे, बाकी ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी कोई भी चीज सिलेक्शन नहीं होने वाली। मैं ट्रिम करना होगा तो TR स्पेस। जब वो आपसे कह रहा होगा कि अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें या सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो उस वक्त आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, बगैर कुछ करे स्पेस दबा दें। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जितनी स्क्रीन होगी, आप उसमें से जिस चीज को ट्रिम करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई एरिया ट्रिम करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कोई एरिया ट्रिम करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो जो एरिया आपको चाहिए होंगे आप उस एरिया को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो TR स्पेस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे इतने एरिया में ट्रिम करना है, इसके अलावा कोई भी एरिया ट्रिम नहीं होना चाहिए। और TR डबल स्पेस के अंदर पूरी स्क्रीन आपकी है जो ट्रिम करना चाहे, लेकिन ये कभी कभी नुकसान भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि कुछ भी डिलीट हो जाएगा, सही है, गलती से। तो इसलिए आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या एरिया डिलीट हो सकता है और क्या एरिया डिलीट नहीं हो सकता, ये डिफाइन करके रखिएगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। मूव, रोटेट, ट्रिम। तीसरा ऑप्शन वहां पर मौजूद है कि आप इरेज कर सकते हैं। अच्छा, इरेज नॉर्मली डिलीट करने के लिए तो इरेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है ऑटोकैड का, क्योंकि इरेज करता क्या है कि जो जो ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करने हैं आप उस एरिया को सिलेक्ट करें और स्पेस दबा दें। ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। तो आपको इन सब चीजों के लिए इरेज के टूल को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा सकते हैं। तो इरेज फिलहाल अभी के लिए आपके किसी काम का नहीं है, सही है, लेकिन यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शन वगैरह के अंदर। अच्छा, यहां से यहां तक के टूल्स होगा। अगला टूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक स्किप कर हमारे ऑप्शन के अंदर ऑफसेट, क्या वो नजर नहीं आ रहा वहां पे? सही है, क्या पड़ी? लाइट बंद कर देते हैं। सही है, तो हमारे पास टूल मौजूद है ऑफसेट। ऑफसेट हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरेलल डिस्टेंस लेने के लिए।
अच्छा हमने रोटेट, रोटेट के हमने कहा कि यहाँ पर ट्रिम है, टी ट्रिम के लिए टी आर, और हमने कहा डबल स्पेस, सिंगल स्पेस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर सही कर सकते हैं लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे अपने ऑप्शन के अंदर। इरेजर का टूल मौजूद है, इरेजर के लिए आप सिंपल ई आर का बटन प्रेस कर सकते हैं और इरेजर हो जाएगा। या फिर अभी हम फिलहाल जा रहे हैं वहां पर, अगला टूल वैसे एक्सप्लोड है लेकिन हम एक्सप्लोड को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और पहले ऑफसेट पर आते हैं। ऑफसेट हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पैरेलल डिस्टेंस। ऑफसेट के लिए आप कीबोर्ड से ओ और साथ में स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ ओ और कोई बटन नहीं दबाएंगे। तो आपने प्रेस करना है ओ स्पेस। अब ये आपसे पूछता है ऑफसेट का डिस्टेंस, मेन चीज किसका ऑफसेट, कोई चीज बनी हुई नहीं है। हमने यहाँ पर आकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, या फिर कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, कुछ भी हो सकता है। और मैंने कहा मुझे इतनी ही बड़ी लाइन बराबर में एक और चाहिए, तो आप प्रेस कर सकते हैं ओ स्पेस और इसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई डिस्टेंस, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, ये 1 2 3 4, मैंने कहा मुझे 5 का डिस्टेंस चाहिए। मैंने पहले पॉइंट पर क्लिक करना है और उसके बाद बताना है राइट पे चाहिए लेफ्ट में चाहिए। ऑफसेट निकल गया। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट डिस्टेंस डिफाइन करना है और उसके बाद अपने ऑप्शन का लेफ्ट या राइट के हिसाब से अपना पैरेलल डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये उसी चीज का एक पैरेलल डिस्टेंस देगा, या तो आप राइट की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं या लेफ्ट की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वो स्पेस, किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरेलल डिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है जो चीज में मौजूद होगी, चाहे वो जैसी भी दिखती है। ओ स्पेस, उसके बाद डिस्टेंस डिफाइन करेंगे और उसके बाद स्पेस। लेकिन देखिए एक लिमिट आती है, अगर ये उस लिमिट से क्रॉस कर गया तो उसके बाद आगे का ऑफसेट नहीं बचता, उसके खत्म, एरर। सही है। अब ऑफसेट नहीं, अब आप बाहर की तरफ ऑफसेट निकाल सकते हैं लेकिन अंदर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑफसेट नहीं निकाल सकता आपकी शेप वगैरह के ऊपर। तो आप यहां से भी अगर अपनी शेप वगैरह पर या अपने ऑब्जेक्ट वगैरह पर डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये जूम लॉक हो गया एक तरफ, यानी कि जूम इन तो हो रहा है लेकिन जूम आउट नहीं हो रहा। सही है, बाहर की तरफ हमारा स्क्रॉल का बटन माउस का जूम इन और आउट करता है, तो ये जूम इन कर रहा है लेकिन जूम आउट करने पर ये लॉक हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर आकर जूम की कुछ कमांड यूज कर सकते हैं। जूम के लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Z और साथ में स्पेस। लेकिन जब आप जूम डिफाइन करते हैं ना तो ये पूछता है जूम कौन सा वाला। तो जूम के अंदर टाइप होती है, पहला जूम ऑल, जूम ऑल का मतलब सब कुछ, तो आप प्रेस कर सकते हैं ए और साथ में स्पेस। दूसरा आप जा सकते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर, जिसके लिए आप प्रेस करेंगे जूम ओ स्पेस। और उसके बाद आप जा सकते हैं या तो एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से ई। ज्यादातर हम ये 3 स्पेस यूज करते हैं जूम, लेकिन बहुत तरह के यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर जूम के अलग अलग टाइप्स हैं। अभी हमने बात किया फिलहाल जूम ऑल, जूम टू ऑब्जेक्ट और जूम एक्सटेंड। जूम ऑल का मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे, जेड स्पेस जूम के लिए, उसके बाद वो पूछता है कौन सा स्पेस, तो मैंने कहा ऑल स्पेस, तो आप प्रेस करेंगे ए और स्पेस। सही है, जेड स्पेस ए स्पेस कर कर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर, या अगर हमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे जूम करना होगा तो आप जेड स्पेस ओ स्पेस अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एक बार फिर से स्पेस, तो आपके किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर जूम कर लेगा। जेड स्पेस ई स्पेस, ताकि आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट से दूर तक का ऑब्जेक्ट जूम कर सकता है अपने ऑप्शन के अंदर। तो अलग अलग तरह के हमारे पास जूम मौजूद होते हैं। अब आपकी मर्जी कि आपको कौन सा, जब भी जूम अटक जाए कि इससे ज्यादा बाहर नहीं निकल रहा हो, आपने जूम की कमांड को चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ भी होते हैं, अगर कहीं भूल जाए तो एडजस्ट करवा सकते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर। तो हम जूम कर सकते हैं। जूम के अंदर हमने कहा पर बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं। जूम यहाँ पर है, जूम मोड्स में आता है, जूम टूल्स में नहीं है। सही है। अभी हम बात कर रहे थे ऑफसेट, तो बिल्कुल ऑफसेट के ऊपर एक और टूल रखा हुआ है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के लिए आप कीबोर्ड से एक्स के साथ स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। एक्सप्लोड करता क्या है, एक्सप्लोड यूज करता है हमारे ऑप्शन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन से पॉलीलाइन टू लाइन कन्वर्टर, यानी ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकता है आपकी पॉलीलाइन से लाइन के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चेक करने के लिए आप सिंपल एक छोटा सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी एक्टिव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पी आर और साथ में स्पेस।
तो कैसे करना है, पी आर और स्पेस, तो ये आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है। फिलहाल क्या रहा है, नो सिलेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, ये एक रेक्टेंगल है, जैसे मैं क्लिक करूंगा बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है ये एक पॉलीलाइन है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है ये एक पॉलीलाइन है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है ये भी एक पॉलीलाइन है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है ये लाइन है, ये पॉलीलाइन नहीं। ये जितने ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं ये 3 लाइनें हैं। और अगर मैं कहूं ये सारे ऑब्जेक्ट बताओ तो कहेगा 7 पॉलीलाइन सिलेक्ट की गई है अपने ऑप्शन में। ये क्या है, ये 2 पॉलीलाइन सिलेक्ट की गई है। ये क्या है, ये 4 सर्कल्स हैं। और ये वाला ऑब्जेक्ट ये पॉलीलाइन है। तो अभी हमने कहा कि एक्सप्लोड क्या करता है, एक्सप्लोड हमारे पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर सकता है। अभी अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड लाइंस मौजूद है, लेकिन जैसे आप यहां पर आकर प्रेस करते हैं एक्सप्लोड, तो अब जब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये पॉलीलाइन नहीं बल्कि अब वो कह रहा है कि ये 8 लाइनें हैं। ये क्या है, ये सब टुकड़े कर दिए उसके, पहले वो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहा था, अब इसने सारे ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े बदल दिए, ये एक अलग टुकड़ा बन गया, इसको उसने कहा ये लाइन है। ये एक अलग टुकड़ा मौजूद है, ये एक लाइन है। अभी तक ये दो पॉलीलाइन थे, लेकिन मैंने जैसे इसको एक्सप्लोड किया और अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो कहेगा ये 8 लाइनें हैं। ये अगर मैं एक रेक्टेंगल, तो ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, और ये तो अब ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि 4 छोटी छोटी सी लाइनें बन चुकी हैं हमारे ऑप्शन के अंदर। अच्छा, एक्सप्लोड जहां हमने बात की कि ये पॉलीलाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है, वहीं हमारे पास एक और कमांड आती है ज्वाइन की, जो इस्तेमाल की जाएगी जे और साथ में स्पेस। ये उल्टा करता है, ये कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट को, कन्वर्ट लाइन टू पॉलीलाइन। वो ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से लाइन कन्वर्ट कर रहा था, ये लाइन से पॉलीलाइन कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये 4 लाइनें मैंने सिलेक्ट की हैं और मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया जे और स्पेस, तो अब वो 4 लाइनें फिर से एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अभी तक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 8 छोटी छोटी लाइनें थी, लेकिन मैंने जैसे ही कहा जे स्पेस, अब वो ऑब्जेक्ट 8 छोटी छोटी लाइनों की जगह एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। सही है, तो अभी भी पॉलीलाइन है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइन से पॉलीलाइन, अच्छा आगे चल के हमारे पास लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के और भी टूल्स हैं, सही है, लेकिन हाँ पॉलीलाइन से लाइन में कन्वर्ट करने का सिर्फ ये एक लौता टूल हमारे पास मौजूद है कि आप एक्सप्लोड कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, जिससे आपकी जो चीजें होंगी वो काम करना शुरू कर देंगे। कोई मसला यहाँ तक। तो हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, हम मूव कर सकते हैं अपने ऑप्शन को कि अगर हमें मुझे इस रेक्टेंगल यहाँ नहीं चाहिए तो मूव की कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैंने कहा इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दो। हम अपने ऑप्शन को रोटेट कर सकते हैं कि जो 3 ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किए हैं मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। या मुझे अपने ऑब्जेक्ट को काटना पीटना करना है तो मैंने कहा तुम ट्रिम कर सकते हैं और ट्रिम। अच्छा फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसको मैं काट सकूं। चीजें कटती कब है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन को, यहाँ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है दूसरी लाइन को क्रॉस कर रहा, तो इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं कट सकता। कटेगा कब, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी लाइन को क्रॉस करता हुआ निकलता है। तो उस एरिया को अगर आप चाहें तो टी आर डबल स्पेस, और मैंने कहा मैं इसको काट सकता हूं, मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को काट सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको भी काट सकता हूं, हम चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। लेकिन फिर से अब ये लाइन किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब नहीं काटा जा सकता। ये लाइन किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब नहीं काटा जा सकता। ना ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ना ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ना ही ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन को क्रॉस कट करेगा सिर्फ तब, अच्छा क्रॉस कट करने का मतलब इतना सा भी अगर क्रॉस कट कर गया ना कि वो ऑब्जेक्ट हमें नजर भी नहीं आ रहा, तब भी वो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा वो इंटरसेक्ट किया जा सकता है। मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब अगर वो लाइन इतनी सी भी बाहर आ गई ना, इतनी माइनर सी कि शायद आपको पता भी ना चले कि वहां कुछ हुआ भी है। चले फिलहाल ये स्नैप नहीं कर रहा, अगर मैं लाइन को ड्रॉ कर कर यहाँ लगाना चाह रहा हूँ तो नहीं लगा रहा, वो कोने पे जा रहा है। क्यों कोने पे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ स्नैप की सेटिंग्स होती हैं।
आप इस स्नैप की सेटिंग को खोलने के लिए देखें, उससे शॉर्टकट बताया हुआ है, F3 का बटन दबाएंगे या राइट क्लिक का बटन दबा के सेटिंग पे आ जाए। ये दी आपकी स्नैपिंग। तो अभी फिलहाल वो सिर्फ एंड पॉइंट पकड़ सकता है, कॉर्नर, बीच का पॉइंट नहीं पकड़ सकता, बीच की लाइनों के नोड्स नहीं पकड़ सकता, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं कर पकड़ सकता, परपेंडिकुलर नहीं पकड़ सकता, टेंजेंट भी नहीं पकड़ सकता, सिर्फ एंड पॉइंट पकड़ेगा या सेंटर पॉइंट। यानी ये सर्कल है ना, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, मैं यहां से उठा सकता हूं, सिर्फ यहां से। अगर मैं यहां से उठाना चाह रहा हूं, नहीं उठाने देगा मुझे। देखें उसने फिर बीच से सेंटर से पकड़ लिया उसने। क्यों नहीं उठाने दे रहा? पकड़ ही नहीं सकते। तो आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे सारे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप कर देंगे सिलेक्ट ऑल, ताकि अब मैं जहां से उसको पिक करना चाह रहा हूं, मुझे लाइन यहां चाहिए मैं पिक कर सकता हूं, मुझे लाइन यहां चाहिए मैं पिक कर सकता हूं, मुझे ऑब्जेक्ट यहां से उठाना है मैं पिक कर सकता हूं इस कोने से। तो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा आप उस जगह से अपने ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं, कोई मसला। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्सप्लोड कर सकते हैं, ऑफसेट निकाल सकते हैं और इरेजर वगैरह जो जो चीजें हमें इस्तेमाल करनी होंगी, आप वो सारी चीजें अपने हिसाब से जैसे जैसे आपको इस्तेमाल करना होगा कर सकते हैं। अब कुछ बनाने पर आता है। हमारे पास एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक 1 BHK। एक छोटा सा 1 BHK नाम सुना है? नाम सुना है? BHK हमारे पास मतलब होता है एक बेडरूम, हॉल और किचन। सही है, एक छोटा सा घर। सही भाई, एक छोटा सा घर जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन होगा। सही है, वॉशरूम कंपलसरी होता है। सही है भाई, और हम डिफाइन नहीं करते। 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम, हॉल और किचन। इस तरह हम रूम जब ले रहे होते हैं फ्लैट्स वगैरह, तो आपके पास आता है कि 3 BHK का रूम है या 2 BHK है या 1 BHK या जो भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप यहाँ पर आकर डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 BHK मतलब एक बेडरूम हॉल किचन, 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन, 3 बेडरूम का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल घर जिसमें 3 बेडरूम मौजूद होंगे, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, जो भी आपको, यानी 3 रूम। जब आप उसमें से किसी रूम को, अगर ड्राइंग रूम ऑफिशियली होता नहीं है तो आपके पास एक रूम आपको दे देंगे, आपकी मर्जी आप किस रूम को बेडरूम बनाना चाहे। ऑफिशियली फ्लैट सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ड्राइंग रूम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सही है, लाउंज होता है, डाइनिंग एरिया होता है, लेकिन ड्राइंग रूम गेस्ट रूम भी लोग बना लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा ड्राइंग रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वॉशिंग एरिया तो एक अलग चीज है, छोटे घरों के अंदर अलग से वॉशिंग एरिया नहीं होता, वॉशरूम के अंदर ही वॉशिंग होती है। सही है, फर्क होता है कि आप कहाँ बैठे हो। सही है, तो एक छोटा सा बेडरूम। तो उससे पहले हम एक और छोटा सा काम कर रहे हैं कि हमने एक न्यू फाइल ली, Ctrl+N, और अपनी बेसिक सी फाइल हमने ओपन करवा दी। अब सबसे पहला काम होगा कि हम जब भी किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, तो देखेंगे ये जो ड्रॉ हुआ है ये डेसिमल्स में होता है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, अलग अलग तरीके का। तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन से यूनिट पर है, ये फीट्स पर है, इंचेस पर है, मिलीमीटर पर है, मीटर पर है, किस चीज पर हम बना रहे हैं। सबसे पहले चीज होगी आपको इसको समझना है। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक डेसिमल सिस्टम पर होता है। डेसिमल सिस्टम मीटर और मिलीमीटर पे काम करता है। अगर आपको यूनिट्स चेंज करनी है तो आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे कि आपको यूनिट्स चेंज करनी है, या फिर आप कमांड प्रेस कर सकते हैं UN और साथ में स्पेस। तो हमने कहा यूनिट्स चाहिए, तो आपने कीबोर्ड से प्रेस किया UN और आपने आपको पहला ऑप्शन दे दिया यूनिट्स पर। यूनिट्स पर क्लिक करेंगे, वो पूछता है कौन सी यूनिट। अभी फिलहाल हमारी लेंथ की जो टाइप है वो डेसिमल है, हमें यूनिट चेंज करनी है डेसिमल के साथ। वो आपको कह रहा है आप आर्किटेक्चर पे जा सकते हो, इंजीनियरिंग के अंदर फ्रैक्शन में, या साइंटिफिक एक्सपोनेंट के ऊपर। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, ज्यादातर हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग हमारे पास जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ फीट और इंचेस, इन दो चीजों को यूज करता है। फीट और इंचेस के साथ आप अपनी मर्जी से आप बता सकते हैं कि अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो आप पॉइंट्स की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पॉइंट्स में वैल्यू डिफाइन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर मुझे एक रूम डिफाइन करना है तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई मेरा घर 10 फीट का है, या 10 फीट 2 इंच का है, या 10 फीट, ये जो रूम है ये वहां पर 10 फीट 5 इंच का है, या फिर हमने कह दिया 12 फीट का रूम है। अब एग्जैक्ट 12 तो लाजमी नहीं है ना कि हो, 12 से हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऊपर होगा। समझ लें कि 12 फीट 3 इंच होगा, 12 फीट 2 इंच होगा, या 12 फीट 1 इंच होगा। तो आप फीट और इंचेस डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इंचेस के अंदर भी कोई यूनिट डिफाइन करें कि 12 फीट 1 इंच और समथिंग कुछ पॉइंट्स है, तो आप अलग से अपने पॉइंट्स को डेसिमल में भी, डेसिमल के बाद आपको 1 यूनिट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। वो 4 देता है बाय डिफॉल्ट,
हम एक भी यूज नहीं कर रहे। हमने कहा ज्यादातर हमारा घर होगा तो हम हल्का सा अप डाउन डिफाइन कर देते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। सही है, हम ज्यादातर इंचेस के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ फीट और इंचेस पर काम करती है, जबकि जब हम आर्किटेक्चर पर आते हैं तो आर्किटेक्चर भी फीट और इंचेस पर काम करता है, लेकिन साथ साथ ये फ्रैक्शन पे भी काम करता है। सही है, इस तरह मुझे अपना हाफ एरिया ड्रॉ करना है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि मुझे 1/2 हाफ एरिया चाहिए, जितना भी एरिया मैंने लिया होगा। या फिर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ किया और समझ ले मैंने एक विंडो बनाई और मैं उस विंडो के अंदर 2 पैलेट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको हाफ ड्रॉ कर सकता हूँ। या मैंने कोई एरिया लिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास बकायदा आगे चलकर यूनिट्स इस तरीके से आती हैं कि हम डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर टूल्स के अंदर डिवाइड के कुछ टूल्स मौजूद होते हैं कि हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। वहां पर आपकी, जिस तरह मेरे पास एक एरिया मौजूद है 20 फीट का, मैं 20 फीट के अंदर मैं चाह रहा हूं कि मैं छोटे छोटे 4 एरिया निकाल दूं, 5-5 फीट के, 10-10 फीट के, या जो भी हमारे पास एरिया है, तो आप एग्जैक्टली उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। उससे आपको एग्जैक्ट सब यूनिट्स बराबर मिलेंगे। आपके पास 8 फीट की एक विंडो है पूरी रूम जितनी, और हम चाह रहे हैं कि हम उसके अंदर 4 पैलेट डिवाइड कर दें, तो कौन से एरिया को कितनी जगह मिलेगी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अपने फ्रैक्शंस के थ्रू। तो यूनिट में डेसिमल सिस्टम है, फ्रैक्शन सिस्टम, फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे काम करता है। आर्किटेक्चर दोनों पे करता है, इंचेस पे भी करता है, फीट पे भी करता है, फ्रैक्शन में भी काम करता है। डेसिमल हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स वगैरह पे काम कर रहा होता है, इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ फीट पे काम करता है, फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे काम करता है। और दूसरा साइंटिफिक एक्सपोनेंट की पावर, सही, जो हम टेंस पावर लगा के चल रहे होता है। तो ज्यादातर हम या तो आर्किटेक्चर पे काम करेंगे या इंजीनियरिंग, दोनों भी यूज कर लें, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। सही है, क्योंकि जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक नहीं, लेकिन आगे चलकर क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ सकता है, तो ज्यादा बेहतर ये आर्किटेक्चर पे रख के काम करें। सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा काम करना ही नहीं है तो आप इंजीनियरिंग पे रख के भी काम कर सकते हैं। फिर से कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरसेक्शन स्केल आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका बाय डिफॉल्ट यूनिट कौन सी होगी। जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो 1 इंच होगी या 1 फीट होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये जो खुद सेट कर देता है वो इंचेस पर होगा। यानी अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हुए 1, तो इस 1 का मतलब होगा 1 इंच। अगर आपने डिफाइन कर दिया फीट, तो इसका मतलब आपका पहला 1 का मतलब 1 फीट होगा। तो अभी मैं फिलहाल ओके कर रहा हूँ। अच्छा, फीट और इंचेस के अंदर हमारे पास साइंस होते हैं। अगर मुझे फीट डिफाइन करना है या इंचेस डिफाइन करना है, तो फीट के लिए आप एक सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इंचेस के लिए डबल कोटेशन, ये इंटर के बटन के बराबर में रखा होता है अपॉस्ट्रोफी वाला ऑप्शन। सही है, सिंगल कोटेशन फीट के लिए और डबल कोटेशन इंचेस के लिए, यानी कि फीट डायरेक्ट टाइप होगा और इंचेस के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा आपको अपने ऑप्शन के लिए। तो मैंने कहा मुझे एक छोटा सा 1 BHK चाहिए। 1 BHK मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे चलकर हम बात करेंगे कि हमें कैसे घर को मेजर करना होता है। सही है, यार्ड्स पर या किसी भी दूसरे यूनिट्स वगैरह के ऊपर। फिलहाल हम अपने ऑप्शन के ऊपर, मैंने अपने अंदाजे से एक एरिया ले लिया कि मुझे 20 फीट बाय 20 फीट का एक छोटा सा एरिया चाहिए। चाहिए एक छोटा, इस रूम की बात करें तो ये रूम हमारे पास है 12 बाय 18 का। मैं इतना ही बड़ा एक छोटा सा एरिया निकाला हूं जिसको मैं कह रहा हूँ कि 1 BHK। ये 20 बाय 20 का मतलब कुछ 40-44 गज का घर बनता है। सही है, नॉर्मली यहाँ पास 1 BHK भी कम से कम 60 गज पर होता है, लेकिन हमने इस चीज को ड्रॉ किया कि मैंने कहा एक छोटा सा एरिया, एक रूम है, मुझे इस रूम के अंदर अपना घर बनाना है। या फिर 18 है ना, 2 फीट आप बाहर से निकाल लें और यहाँ से भी आप तकरीबन 6-7 फीट और बढ़ा लें, तो इतना बड़ा एरिया आपके पास। अब उसके अंदर हमें एक बेडरूम भी चाहिए, एक छोटा सा किचन भी चाहिए, एक छोटा सा वॉशरूम भी चाहिए, और बाकी एरिया थोड़ा सा ओपन भी रखना है हमें अपने, और यानी कि कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा, इससे थोड़ी सी, यानी समझ लें आप बाहर की गैलरी ले लें और इतना ही बड़ा कुछ एरिया ले लें, तो इतना सा एरिया होगा आपका। तो पहली चीज जो हमने डिफाइन की, हमने कहा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या किया, REC, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप दूसरे क्लिक पर जब जा रहे होंगे तो आपको अपनी यूनिट डिफाइन करनी है, विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद कहां से ड्राइंग स्टार्ट, आपको यहां से बनाना है, यहां से बनाना है, यहां से बनाना है, पहला बस क्लिक करना है, उसके बाद यूनिट डिफाइन करेंगे। जिस तरह मैंने कहा मुझे 20 बाय 20 का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 20 और आगे फीट का साइन डाल देंगे। फिर अब ये सिर्फ और सिर्फ विड्थ बताकर बैठा, मुझे हाइट भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक बार टैब का बटन प्रेस करेंगे। सही, कैप्स लॉक के ऊपर होता है, टैब का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप प्रेस करेंगे हाइट। तो हाइट भी मैंने जाकर डिफाइन कर दी 20 फीट, तो 20 फीट बाय 20 फीट, और उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर दबाएं, स्पेस दबाएं या माउस से राइट क्लिक दबाएं, जो करना है कर लें। तो आपका एरिया,
दूसरा हमने कहा था अगर एरिया ज्यादा बड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप उस पर जूम करेंगे, जूम ऑल। तो जूम के लिए हमने कहा था आप जेड स्पेस दबाएंगे और ऑल के लिए ए स्पेस। तो क्या करना है, जेड स्पेस ए स्पेस, तो आपका पूरा एरिया आपके सामने आ जाएगा। कोई मसला? सही है। तो ये जो रेक्टेंगल हमने डिफाइन किया है ये है 20 फीट बाय 20 फीट। अगर चेक करना चाह रहे हैं तो देखिए यहां पर आपके पास मेजर टूल रखा हुआ होता है, मेजर पर क्लिक करेंगे और वो आपसे कहेगा डिस्टेंस ढूंढो। डिस्टेंस कितना है, पहले पॉइंट पर क्लिक करें और दूसरे पॉइंट पर क्लिक करें तो आपको बता देगा ये 20 फीट है। हाइट कितनी है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो ये भी 20 फीट है। जब भी आप घर के लिए एक फाइनल एरिया निकाल देंगे तो अगला काम होगा हम उस एरिया को एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड का काम क्या था कि जो पॉली लाइन हमने ड्रॉ की है इस पॉली लाइन को वो लाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब तरीका, पहला तरीका, आप एक्सप्लोड पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्पेस दबा देंगे, सही है, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका, आप पहले से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखें, सही है, और एक्सप्लोड पर क्लिक कर दें, ये एक्सप्लोड हो जाएगा। आपको दोबारा सिलेक्ट करने की या स्पेस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ऑप्शन के अंदर। अच्छा, ये हमने क्यों किया, तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए जब भी घर बनता है तो सबसे पहले चीज होती है हमें वॉल्स जनरेट करनी पड़ती है, आपको दीवारें खड़ी करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमने दीवारें के लिए जगह बना लिया, अब मैंने कहा मुझे यहाँ पर एक वॉल बनानी है, यहाँ पर एक वॉल बनानी है, यहाँ पर एक वॉल होगी और यहाँ पर, और वॉल हमेशा अंदर बनेगी, बाहर नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जो एरिया डिफाइन किया है उससे अंदर का एरिया आपका, उससे बाहर का नहीं। तो हम जब भी वॉल बनाएंगे वो अंदर की तरफ बनाना शुरू करेंगे, हर एक चीज अंदर बनेगी। अब समझ लें कि बाहर की तरफ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए हम अपने ऑप्शन के अंदर एक ऑफसेट, ऑफसेट के बारे में हमने कहा था कि ऑफसेट हमारे पास एक पैरेलल डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर मुझे सेम लाइन के, अब देखें अगर एक लाइन ड्रॉ की हुई तो लाइन, उस लाइन की एक पैरेलल वॉल है, तो मैंने अपने ऑप्शन के अंदर कहा ओ स्पेस। दूसरी चीज, वॉल का साइज क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम अपना जब घर बना रहे होते हैं ऑटोकैड के अंदर तो हम हमेशा अपना एक फाइनल आउटपुट रखते हैं। फाइनल आउटपुट का मतलब हम यहाँ ब्लॉक का साइज नहीं देखेंगे कि ब्लॉक कितनी बड़ी होती है, हम बात करेंगे कि ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद जब उस पर प्लास्टर हो जाएगा, प्लास्टर होने के बाद कलर वलर सारी चीजें हो जाएंगी, तो अब इस ब्लॉक की थिकनेस कितनी बची। तो नॉर्मली तौर पर हमारे पास जो ब्लॉक्स यूज हो रहे होते हैं ये 5 इंच के ब्लॉक होते हैं, सही है, लेकिन हम इसको कंसीडर करवाएंगे 6 इंच पर। हमारे पास जो बाहर की ब्लॉक हमने इस बार बात की थी कि यहाँ पर 8 इंच के ब्लॉक होते हैं, लेकिन हम उसको 9 इंच कंसीडर करवाएंगे। तो अलग अलग ब्लॉक, अगर आप छोटी कोई पे यूज करना पड़ गया आपको कि 3 इंच का ब्लॉक, तो हम उसको 4 इंच कंसीडर करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके ब्लॉक का साइज आपकी नॉर्मल ओरिजिनल ब्लॉक के साइज से 1 इंच ऊपर रखा जाता है। तो मैंने कहा मुझे 6 इंच का ब्लॉक निकालना है, तो 6 इंच की ब्लॉक के अंदर आपने प्रेस करना है 6 इंचेस का साइन डिफाइन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले जाके कह दिया कि डिफॉल्ट यूनिट इंचेस पर थी। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो शिफ्ट दबाकर उसी कोटेशन को दोबारा डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डिफाइन करें या ना करें। तो आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं 6 और आगे स्पेस दबा देंगे। स्पेस टाइप करने के बाद जिस वॉल की आपको ऑफसेट निकालनी है आप उस वॉल पर एक बार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपकी मर्जी, आप बाहर निकालना चाहें या अंदर, सिर्फ माउस को आप मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्लिक कर छोड़ देंगे और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। फिलहाल हमने बात की कि हमारी ऑफसेट अंदर की तरफ आएगी, तो आप अंदर क्लिक कर ऑफसेट ले लेंगे। फिर से ऊपर वाली लाइन का भी चेंज का ऑफसेट अंदर की तरफ, लेफ्ट वाली वॉल का ऑफसेट चेंज का अंदर की तरफ, और राइट वाली वॉल का ऑफसेट चेंज का अंदर की तरफ। जब एक कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने पुरानी कमांड को खत्म करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और आपकी कमांड खत्म। तो ये हमने जो एरिया डिफाइन किया, हमने 20 बाय 20 का एरिया और उसमें 6-6 इंच की वॉल कंसीडर करवा ली। अब एक और चीज याद रखिएगा, जब हमने 6-6 इंच की वॉल कंसीडर करवा ली तो अब मेरा घर 20 फीट का नहीं बल्कि 19 फीट का रह चुका है, क्योंकि 6-6 इंच की वॉल दोनों तरफ से खत्म हो चुकी है, टॉप से भी और बॉटम से भी। अब इस 19 फीट के एरिया के अंदर मुझे रूम भी निकालना है, मुझे वॉशरूम भी चाहिए, मुझे किचन भी चाहिए, सही है। तो कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं है और छोटा सा घर है, तो इसका मतलब साफ सी बात है रूम भी छोटे होंगे, किचन भी छोटा होगा। बहुत सारे लोग तो रूम के अंदर ही साइड में एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं किचन के लिए। छोटे गरीब घरों की बात, मतलब गरीब तो नहीं कहना चाहिए लेकिन छोटे घरों की बात हो रही है, सही है भाई, कि हमारे पास एक छोटा सा एरिया है और हम उस कोने के अंदर एक छोटे से एरिया अपना किचन डिफाइन करना चाह रहे हैं। सिर्फ
किचन कैसे ड्रॉ करना है सिर्फ इसकी बात हो रही है। रूम कैसे निकालेंगे ताकि जब नेक्स्ट क्लास में किसी बड़े रूम पर आए तो हम बता सके। तो पहली चीज, आपको एक रूम दिखाना पड़ेगा। इस रूम की 4 दीवारी हैं, 2 दीवारी तो आपके पास कॉर्नर से मिली हुई है। अब आप रूम राइट की तरफ डिजाइन करें, राइट पे टॉप पे, लेफ्ट पे टॉप पर, बॉटम पर, या फिर राइट की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 4 दीवारियों में से 2 दीवार तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको 2 दीवारें और चाहिए होंगी। आपको ये डिफाइन करना है कि इस दीवार की जो विड्थ होगी और लेंथ होगी वो कितनी होगी। लाजमी नहीं है बराबर हो, जिस तरह इसकी लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है तो आपकी चेंज हो सकती है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस घर के अंदर जिस तरह 19 फीट का एरिया ना, 10 बाय 10 का रूम निकालना चाह रहा हूँ, या 11 बाय 11 का रूम निकालना चाह रहा हूँ, या 11 बाय 15 का रूम निकालना चाह रहा हूँ, या 12 बाय 15 का रूम निकालना चाह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी होगी। अभी हम फिलहाल साइजेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रॉ कैसे करना है इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा एरिया निकाल दिया कि मुझे मेरे एरिया के अंदर एक छोटा सा एरिया। देखिए अगर हम इसकी टाइलिंग की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की, ये जो एक टाइल लगा हुआ है ये 2 बाय 2 फीट का है, सही है, ये 2 फीट का एक टाइल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नीचे जो टाइल लगे हुए ये भी 2-2 फीट के लगे हुए। तो अगर हम बात करें तो ये देखें 2 और 2, ये 4 फीट का एक एरिया है, सही है। अगर हम छोटा सा घर है ना, अगर हम इस 4 बाय 4 के एरिया के अंदर से अगर हम निकालना चाहें तो अगर हम इतना एरिया एक वॉशरूम को दे दें तो क्या ये काफी होगा? नहीं होगा, बड़ा वॉशरूम चाहिए, है बड़ा चाहिए। एक छोटा सा घर है ना, वे छोटे से घर के अंदर एक वॉशरूम में क्या होगा, एक छोटी सी डब्ल्यूसी लगी हुई होगी, एक कमोड लगा हुआ होगा। उस साइज, उसका साइज क्या होता है? कमोड क्या बहुत बड़ा होता है? कमोड लगने के लिए कितनी जगह चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो आप एक कमोड रखने के साथ आपको राइट लेफ्ट के अंदर जगह बच जाएगी, बीच में आपका ओपन एरिया मौजूद है, सही है। हमें कोई बहुत, अब घर जाकर सिंपल ये करिएगा कि अपना वॉशरूम मेजर करके देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। वहीं पड़ी होगी अपने हिसाब से। क्या बाथटब लगाना है वॉशरूम के अंदर? नहीं, क्या चाह रहे हैं, बाथटब लगाएं, शावर वावर लगाएं, क्या क्या वॉशरूम में, क्या आपको घर चाहिए वॉशरूम के अंदर? है ये छोटा सा एरिया, हमने कहा देखें एरिया यहाँ पर 19 पे, अब उस इतने से एरिया में हम क्या बनाएंगे, हमें रूम भी तो चाहिए ना अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमने सिंपल घर जाकर अपने फिर से वॉशरूम की विड्थ इंच टेप है ना घर में, एक बार मेजर कर कर जरूर आइएगा। जितने घर में कितने वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पे? 3 वॉशरूम है, तीनों की साइज मेजर कर कर आ जाएगा, आपको एक आइडिया हो जितने के। इससे फायदा ये होगा जब आप बना रहे होंगे तो आपको एक एस्टिमेशन का आइडिया हो जाएगा हम कितना मिनिमम पे रख सकते हैं। एक वॉशरूम और दूसरा किचन, इन 2 चीजों का साइज मेजर कर लें, दोनों अपने अपने घरों का, सही है। इससे बहुत फायदे होंगे आपको जब आप चीजों को ड्रॉ, ताकि जब हम लिमिट डिफाइन कर रहे होंगे तो हम कितनी लिमिट दे सकते हैं। देखिए 4 फीट, अगर आपको लगता है नहीं कम है 5 फीट कर लें, 6 फीट कर लें, आपकी मर्जी जितना आप उसको रखना चाह रहे हैं। तो 19 फीट के अंदर से अगर मैं 5 फीट निकाल लेता हूं तो कितना एरिया बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। 19 फीट में से 5 फीट निकालना है, 5 इंच नहीं निकालने हैं भाई। चलो फीट वेट की टेंशन ही छोड़ो, 19 में से 5 निकालने, अब कितने बचे? 12 या 13? 12 में अगर हम 5 प्लस करें तो 19 होते हैं, सही है। सेल्स पर है ना, ये पैसे इधर उधर तो नहीं करते ना, सही है। तो मेन चीज यही है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? अभी तो हम बड़ी बड़ी मेजरमेंट, अब हमें छोटी छोटी मेजरमेंट करनी है। फर्नीचर जब लगाना होगा, बेड लगानी है, अलमारी लगानी है, तो आपको इसके साइजेस पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बेड का साइज क्या होता है, बेड कितनी साइजेस के होते हैं। बेड पे गद्दे लगते हैं ना, किंग साइज आता है, क्वीन साइज आता है, सिंगल बेड आता है, अलग अलग तरह के गद्दों के साइजेस होते हैं, फिर उस हिसाब से बेड के साइजेस होते हैं। क्या 14 फीट? बेड 14 फीट का होता है? अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। ये 2G वाला चल रहा है, 2G वाला होता है ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद आधे घंटे के बाद रिप्लाई आता है, सही है। तो वहां पर 14 फीट का एरिया बच रहा है। फिर से 14 फीट एग्जैक्ट नहीं बचने वाला हमारे ऑप्शन के अंदर, लेकिन चले अगर मैं कंसिडर करवाता हूँ, मैंने एक ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट क्यों? क्योंकि मुझे सामने की तरफ एक वॉल, अगर ये एक वॉल मौजूद है तो इसी के अपोजिट बिल्कुल सेम साइज की एक वॉल मौजूद है, जिसको हम कहेंगे पैरेलल डिस्टेंस, और ये पैरेलल डिस्टेंस ऑफसेट से आएगा। अगर यहाँ एक डिस्टेंस मौजूद है तो सेम साइज का डिस्टेंस वहां मौजूद है, जिसको हम पैरेलल डिस्टेंस कहेंगे, सही है। तो हमने कहा ओ स्पेस, यानी ओ से ऑफसेट स्पेस, डिस्टेंस डिफाइन करना है, 10 फीट, 15 फीट, 12 फीट, जो आपको डिफाइन करना है अपने रूम के लिए आप जाकर डिफाइन कर दें। मैंने कहा मुझे अपना रूम चाहिए 12 फीट का कर लेते हैं,
या 13 फीट कर लेते हैं, छोड़े। मैंने कहा 13 फीट का मैं एक रूम डिजाइन कर रहा हूं, सही है, 13 फीट और स्पेस दबा देंगे। और मैंने कहा यहां से यहां तक का एरिया 13 फीट, इस कैप दबा दे, मैंने कहा खत्म करो। दूसरा एरिया ऑफसेट निकाला, मैंने कहा मैं किचन का एरिया थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूं, तो मैं 13 बाय 13 नहीं कर रहा, मैं यहां से आके मैंने कहा 13 बाय 12 कर लेते हैं, तो ये एरिया यहां से निकल गया, सही है। जब एरिया, तो यहां से यहां तक का एरिया अगर मैं डिफाइन करूंगा तो ये कितना है, 12 फीट। यहां से यहां तक का एरिया डिफाइन करेंगे तो 13 फीट। अब जैसे ये एरिया डिफाइन हो गया, पहला काम छूटते साथ ये करें, इसकी वॉल्स जनरेट कर दें। वॉल्स जनरेट करते हुए फिर से ओ स्पेस और वॉल का साइज चेंज। वॉल अंदर की तरफ नहीं लेनी है, क्योंकि अगर अंदर ले ली तो इसका मतलब वो 13 फीट नहीं बचा, वो 12.5 बच जाएगा। और अगर मैं यहां से 12 की जगह ले लूंगा तब और कम बढ़ जाएगा। तो वॉल्स बाहर की तरफ निकलती है हमेशा, ताकि जो एरिया मैंने मेजर किया था 12 बाय 13 का, वो 12 बाय 13 ही रहेगा। अब अगर मैं इस एरिया को मेजर करूं कि बच क्या गया, तो यहां से यहां तक का एरिया 5.5 फीट का एरिया बचा हुआ है, यानी हम 5.5 फीट का वॉशरूम डिजाइन कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम यहां पर आ जाए तो ये वाला एरिया तकरीबन 6.5 फीट का एरिया पर मौजूद है। तो किचन का एरिया हमने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया अपने ऑप्शन के अंदर अपने, सही है। और विड्थ हमारे पास समझ लें कि यहाँ से अगर हम ले तो 2 2 4 6, यानी तकरीबन इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर वॉशरूम का डिजाइन। अब ये तो अभी हमने विड्थ डिफाइन किया, अब आपको इसकी लेंथ डिफाइन करनी है। अब लेंथ में आपको अगर लगता है कि भाई 6 फीट का होना चाहिए, 7 फीट का होना, ये 6, यानी अगर हम इस लकड़ी तक बात करें तो ये 6 फीट का एरिया यहाँ पर पीछे का पूरा एरिया, सही है। बल्कि 6 भी नहीं, 6 से थोड़ा कम ही लग रहा है, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा तो इस लकड़ी थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पर 6 फीट का एरिया, क्योंकि आखिरी वाला टाइल कटा हुआ है, पूरा 6 फीट नहीं है, वो तकरीबन 1 1.25 फीट के आसपास है। इसका मतलब तकरीबन यहाँ तक का एरिया यहाँ पर 6 फीट बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतना एरिया ठीक है, या फिर आपको लगता है कि 7 फीट दे देते हैं, 7.5 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन कर लिएगा। तो मैंने कहा भाई चलो 6 फीट ही देते हैं, तो 5.5 बाय 6 फीट का एरिया यहाँ पर वॉशरूम के लिए। हाथों हाथ हमने का ऑफसेट निकालेंगे ये। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपके लिए ये होगी कि जो आपने बनाया उसको जहन में रखना है। लेकिन ये एक रूम था, ये है वॉशरूम, यहाँ पे कुछ नहीं बनाया था हमने, ये कुछ नहीं है, तो आपको इस तरीके से अज्यूम करना है। ऑफसेट किचन का एरिया कितना, अब आपका 2 तरीके, देखिए छोटे घरों के अंदर किचन में आप दीवार देना बेकार होता है, आप ओपन किचन बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि आपका एरिया लिमिटेड ना हो। कोई चीज बाहर निकालनी है तो बना, लिमिट करने का मतलब होता है फंस जाता है, दम घुटना शुरू हो जाता है, खासतौर पर जब आपका एरिया कम हो किचन वगैरह का। तो हम इसको ओपन रख रहे हैं फिलहाल। मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लाइनें नहीं चाहिए और यहाँ से भी लाइनें नहीं चाहिए, तो अपने ऑप्शन के अंदर ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिम के बारे में हमने कहा था कि चीजों को जब हमें कटिंग करनी होगी तो हम कटिंग के लिए अपने ऑप्शन के अंदर ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिम हमारे पास कटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, कटिंग एक्स्ट्रा एजेस, सही है भाई। जितने भी एक्स्ट्रा एजेस मौजूद होंगी वो सारी की सारी कटिंग करने के लिए हम ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिम करने के लिए हमने कहा TR और डबल स्पेस, और मैंने कहा ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो ये एरिया हमारे पास बच गया जो हमें चाहिए। सही है भाई, ये एरिया, ये है हमारे पास रूम, ये हमारे पास वॉशरूम, और ये हमने अपने डिजाइन कर दिया हमारा किचन का एरिया। अब जैसी ये चीज आपके पास बन जाएंगी तो अगला जो हमें काम करना है अपने ऑप्शन के लिए, वो हमें इस ऑब्जेक्ट में एक छोटे से डोर्स लगाने हैं। अब दरवाजे किस तरह के होंगे या कैसे डिजाइन होंगे हमारे पास, देखें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दरवाजे को कैसा डिजाइन करते हैं। अगर हम ऑटोकैड के किसी भी सॉफ्टवेयर के फ्लोर प्लान पर आते हैं, तो इस फ्लोर प्लान के अंदर आपको डोर्स नजर आएंगे। हर बंदे ने डोर्स अलग अलग तरह के डिजाइन किए हुए। कुछ लोगों ने डोर को ऐसा डिजाइन कर दिया कि ये ओपन डोर है, कुछ लोगों ने डोर को ऐसा डिजाइन कर दिया कि हाफ ओपन डोर दिखा दिया, कुछ ने फुल ओपन डोर दिखा दिया, कुछ ने डबल डोर दिखा दिया। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेन काम सिर्फ ये है कि आपको एक दरवाजा दिखाना है। कुछ लोग दरवाजे को एक थिकनेस देते हैं कि भाई दरवाजा 2 इंच का होगा तो 2 इंच का दरवाजे को थिक दिखाया जाएगा, कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग दरवाजे के इस एरिया को ओपन दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। तो फिर से हर बंदे का अपना तरीका होता है और वो उस तरीके पे काम करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे दरवाजे का एरिया ओपन दिखाया गया, अभी हमने देखा दरवाजे का एरिया क्लोज दिखाया गया,
फिर से बात हो रही है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है आपके ऑप्शन में कि दरवाजा का एरिया ओपन है या क्लोज है, दरवाजे सिंगल पे बना हुआ है या डबल पे बना हुआ है, कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिजाइन करना है अपने दरवाजे को, पहले आपको ये चीज समझनी है कि दरवाजा कितने फिट का है, दूसरा दरवाजा कहाँ लगेगा, दूसरा दरवाजा बिल्कुल दीवार के साथ कोने में कभी नहीं लग सकता। दरवाजा अगर यहाँ लग रहा है तो इसका मतलब इसके साथ एक चौखट आती है जिसको हम फ्रेम कहते हैं, दरवाजा एक फ्रेम में लगता है। तो उस फ्रेम का भी अगर हम साइज देखें तो कम से कम 2 इंच का फ्रेम होता है। अगर मैं दरवाजा इस दीवार पे लगाना चाह रहा हूं तो वो यहां से नहीं लगेगा, पहले 2 इंच का कम से कम फ्रेम, वैसे तो कॉर्नर में क्योंकि पिलर्स होते हैं तो कम से कम भी आपके पास 4 इंच का स्पेस बचता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम 2 इंच का एक फ्रेम बनेगा, उसके बाद दरवाजा शुरू होगा आपके ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल दीवार से नहीं चिपकाया जा सकता। तो अगर आपको लगता है कि दरवाजा यहां लगने वाला है तो पहला काम क्या करेंगे, एक ऑफसेट ले लेंगे 2 इंच। ये 2 इंच जो हमने दिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की चौखट को दिखाया गया। अगला काम आपको ये बताना है कि दरवाजा कितने फिट का था, 3 फीट का दरवाजा है, 3.5 फीट का दरवाजा है, 4 फीट का दरवाजा है, 2.5 फीट का दरवाजा, आप ये डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली तौर पर हमारे जो दरवाजे होते हैं वो 3 फीट वाले यूज किए जाते हैं घर के अंदर, वॉशरूम वगैरह के अंदर हम 2.5 फीट के दरवाजे यूज कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। बाहर का मेन गेट 8 फीट पर भी होता है, जिस तरह बीच का कॉरिडोर का जो गेट है ये डबल डोर है, 5 फीट पर रखा हुआ है। तो अलग अलग साइजेस के दरवाजे होते हैं, आपको सिर्फ बताना है कितने फीट का। अगर मैं कहता हूं 3 फीट का है तो आप एक और ऑफसेट ले लेंगे 3 और आगे फिट का साइन डाल देंगे, स्पेस और राइट क्लिक करके दबाएं। दरवाजे 2 तरह के या मल्टीपल 3 से 4 तरह के दरवाजे आते हैं। एक हमारे पास आता है पिवट डोर। पिवट डोर का मतलब जो किसी एक साइड से हिंज से कनेक्ट होता है और उसके बाद वो रोटेट होते हुए खुलता है। ज्यादातर हमारे पास जो घरों में दरवाजे होते हैं वो पिवट डोर्स कहलाते हैं। या तो दूसरा ये दरवाजे जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, या फिर यहाँ पर बाईफोल्ड दरवाजे आते हैं तो बीच से खुलते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर। सही, एक होता है डबल डोर, जिस तरह अगर आप जाएं तो बाहर का मेन गेट डबल डोर है, ये भी पिवट डोर्स होते हैं क्योंकि ये भी वन साइडेड कनेक्टेड होते हैं। सही है, ये जो कांच के दरवाजे आप लोग खोल कर आते हैं यहाँ पर पिवट डोर्स हैं। बाईफोल्ड अलग तरीके से खुलता है, यानी वो बीच से, जिस तरह मस्जिदों में कुछ दरवाजे लगे हुए होते हैं। किसमें? बाईफोल्ड डोर्स, इनके दरवाजे का जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, यानी वो समझ लें कि वो इस तरीके से बैंड होकर फिर खुलते हैं। तो जैसे ये दरवाजा, ये वन साइडेड के अंदर नहीं खुलते, यहाँ पर बेंडिंग होती है, ये बायफोल्ड दरवाजे कहलाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे पास पिवट डोर्स की। पिवट डोर्स एक साइड से कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से। तो नॉर्मल घर के अंदर जितने डोर्स लगाए जा रहे होते हैं वो सारे के सारे पिवट होते हैं। अच्छा, अब इनके भी लोगों ने अलग अलग डिजाइन बनाए हुए हैं कि ऊपर और नीचे से कनेक्ट कर दिया, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल घर के डोर्स होते हैं ये सारे पिवट डोर्स होते हैं। तो अब ये जो 3 फीट का दरवाजा यहाँ से यहाँ तक बंद हुआ है, जब ये खुलेगा तब ये 3 फीट घेरेगा। सही है, जब ये दरवाजा यहाँ लगा है बंद होगा 3 फीट, तो जब ये खुलेगा तो खुलने के बाद भी 3 फीट का एरिया घेरेगा। तो आपको डिफाइन करना है कि ये अंदर की तरफ घेरेगा या बाहर की तरफ घेरेगा। डिपेंड करता है दरवाजा अंदर खुल रहा है बाहर। रूम के दरवाजे अगर अंदर देखें, ये दरवाजा लगा हुआ है ना, ये दरवाजा बाहर की तरफ है तो इसका मतलब कि बाहर खुलेगा। अंदर की तरफ होगा तो अंदर खुलेगा। तो अगर दरवाजा बाहर खुलना है तो वो यहां से कनेक्टेड होगा, अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुलना है तो ये अंदर से कनेक्ट होगा। तो अगर बाहर का दरवाजा होगा तो मैं यहां से 3 फीट लूंगा, अंदर का दरवाजा होगा तो यहां से 3 फीट लिया जाएगा। अब यहां से नहीं लेंगे क्योंकि दरवाजा यहाँ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ कनेक्टेड है। तो ये एरिया वो एरिया है जो दरवाजा, और दरवाजा ये जो पिवट डोर्स होते हैं ये आर्क बनाते हैं। अगर हम उस दरवाजे को खोलें तो एक दरवाजा एक राउंड बनाता हुआ हमारे एरिया के अंदर खुलता है। तो आप जो अपने डोर्स शो करते हैं वो भी एक आर्क फॉर्मेट में शो किया जाता है कि दरवाजा यहाँ लगा हुआ है और ये खुलने के बाद ऐसे खुलेगा हमारे दरवाजे के अंदर। सही है भाई, दरवाजा यहाँ अगर बंद हुआ है तो जब ये खुलेगा तो ऐसे करके खुल जाएगा हमारे दरवाजे के अंदर, हमारे ऑप्शन के अंदर। तो हम भी जब ड्रॉ करेंगे तो हम एक छोटी सी आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क 3 पॉइंट्स पर चलती है। सही है, पहला पॉइंट, 2 पॉइंट आप दरवाजे के ऊपर लगाएंगे और तीसरा पॉइंट वहां जहां दरवाजा कनेक्ट हो रहा है। क्लिक, खत्म, दरवाजा बन गया। फालतू चीजें डिलीट कर दी जाएंगी। TR डबल स्पेस, मैंने कहा ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं थी, डिलीट। दरवाजा यहां से कनेक्ट हुआ है, इसके पीछे की लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, डिलीट। दरवाजा यहां पर बॉर्डर आ रहा था, हमने डिलीट कर दिया।
हमने कहा कुछ लोग दरवाजे को भी डिलीट कर देते हैं, तो वो आपकी मर्जी, डिलीट करना है डिलीट कर दें। तो भाई ये है हमारे पास एक दरवाजा। फिर से दरवाजा अगर हमें किसी भी अगर मैं चाह रहा हूँ अगला दरवाजा यहाँ लग जाए, अब आपकी मर्जी, अगर आप चाह रहे हैं वो अटैच बाथरूम हो तो आप यहाँ से दरवाजा निकाल सकते हैं। नॉर्मल छोटे घरों के अंदर अटैच वॉशरूम नहीं होते, कॉमन वॉशरूम रखे जाते हैं, सही है। तो आप यहाँ पर आकर दरवाजे को बाहर से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से अगर आप यहाँ से दरवाजा निकाल रहे हैं 2 इंच की चौखट यहाँ, फिर एक ऑफसेट, और फिर ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 2 इंच की चौखट यहाँ, ये ऐसे खुल जाएगा। आपको सिर्फ अपने तरीके समझना है। ऑफसेट 2 इंच की चौखट के लिए ये रही। दूसरा, दरवाजा कितना बड़ा है, मैंने कहा 2.5 फीट का, 2.5 फीट, और इस लाइन से यहां तक मैंने कहा चौखट लगेगी। अब ये दरवाजा जब लगेगा तो मैंने कहा यहां तक खुलेगा, तो मैंने इसको अंदर की तरफ एक चौखट बना। उसके बाद ARC आर्क, 2 पॉइंट हमारे पास दरवाजे पर, और तीसरा पॉइंट जहां दरवाजा ओपन हो रहा है। TR डबल स्पेस, फालतू की सारी लाइनों को काट देंगे। और ये हमारे पास दरवाजा आ गया। हाँ भाई, कोई मसला, ये चौखट की वाली दीवार रह गई है। TR डबल स्पेस, देखिए लाइन रह चुकी है, इनको आप खुद से काट देंगे बैठ के, कि भाई हमें इन लाइनों की जरूरत नहीं है, आपने इन लाइनों को काटना शुरू कर दिया। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा फ्लोर प्लान रेडी कर सकते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? अभी हमने सिर्फ दरवाजे निकालना सीखे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी विंडोज वगैरह को निकालना सीखेंगे कि विंडो के तरीके क्या होते हैं, कहाँ पर और किस जगह पर लगा सकते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। फिलहाल ये है कि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वॉशरूम विंडो अच्छी नहीं लगेगी, और यहाँ लगाएंगे तो किचन में अच्छी नहीं लगेगी, सारा धुआं अंदर किचन में घुस जाएगा। सही है भाई, तो बाहर की तरफ अगर हम विंडो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी विंडोज लगाना सीखेंगे। बस फिलहाल जो टूल्स हैं, मूव करना, रोटेट करना, ट्रिम करना, अभी हमने इसमें कौन कौन टूल यूज किए? पहला, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। दूसरा, हमने एक्सप्लोड किया। फिर हमने ऑफसेट निकाली। फिर उसके बाद हमने आर्क का इस्तेमाल किया और ट्रिम यूज किया। तो टोटल में 5-6 कमांड्स का इस्तेमाल किया अपने ऑप्शन के अंदर। क्या 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 ट्रिम किया है, ट्रिम करने के बाद एक्सप्लोड किया है, ऑफसेट का इस्तेमाल किया है, आर्क का इस्तेमाल किया है, और कुछ किया क्या? नहीं ना? यूनिट तो सेट करने के लिए था ना, वो तो आप बगैर यानी ड्रॉ करते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या क्या किया? हमने एक्सप्लोड किया, ऑफसेट निकाला, ट्रिम निकाला, आर्क, ये 4 कमांड, पूरा फ्लोर प्लान इन्हीं 4-5 कमांड्स में निकल जाएगा। इसलिए हमने कहा कि देखें, ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर टूल्स नहीं है, सिर्फ मॉडिफिकेशन के टूल्स हैं, वो भी ये रहे सामने। तो एक्सप्लोड करना, ऑफसेट निकालना, ट्रिम करना, खत्म, आपकी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद अपने ऑप्शन के अंदर। जरा जल्दी से अपनी कमांड्स को जरा चलाकर देखें और उसके बाद ड्रॉ करके देखें कि ये चीजें बन रही हैं या नहीं बन रही। चलें जी।